फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि PDF कोर्स आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 25 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सुमन बेरी ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। यूनियन गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में अजय कुमार सूद को अपॉइंट किया गया है। याद रखिएगा, जब हमने इसको MCQ फॉर्मेट में देखा था तो यहाँ पर गलती से अजीत कुमार सूद लिखा गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, अजय कुमार सूद। PDF में करेक्ट कर दिया गया था, और यदि आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें अजय कुमार सूद कर दीजिएगा। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ये दोनों ही इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं, इनको विजडन्स क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 एडिशन में शामिल किया गया है। प्रोक्टर एंड गैम्बलर इन्होंने LV वैद्यनाथन को भारत में अपने ऑपरेशंस के लिए CEO नियुक्त किया है। साइरस पूनावाला ये वर्ल्ड में रिचेस्ट हेल्थ केयर बिलियनियर हैं। पैट्रिक हैची इन्हें आइवरी कोस्ट का प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड अर्थ डे 2022 जो कि 22 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम रहा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में यानी कि 24 से 30 अप्रैल के बीच ऑब्जर्व किया जाता है। आपको जानना चाहिए, मंगोलिया में आयोजित हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर्स इन्होंने 5 मेडल्स जीते हैं। सत्य ईश्वरन इन्हें विप्रो कंट्री हेड फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया है। सुनील वाजपेयी सेबी का एडवाइजरी पैनल हेड करेंगे। आपको बता दें, ये पैनल लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर बनाया गया है। नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे महाराष्ट्र इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के साथ एक MOU साइन किया है। रशिया ने सरमत नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च की। आपको जानना चाहिए, भोपाल में ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का 48वां एडिशन आयोजित किया गया। NTPC ने दिल्ली बोर्ड के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने पर कार्य किया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसने फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है। चलिए अब 26 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। हु वॉन द सर्बिया ओपन टेनिस टाइटल? सर्बिया ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन B रहेगा, एंड्री रूबलेव। तो रशिया के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर एंड्रे रूबलेव। इन्होंने सर्बियन प्लेयर नोवाक जोकोविच को हरा दिया है और सर्बिया ओपन टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें, इस सीजन का ये इनका 3rd टाइटल है। बाकी इसमें अगर मेंस डबल्स कैटेगरी की बात करें तो एस्कोबार और A बेहार इन दोनों ने ये मेंस डबल्स का टाइटल जीता है। और हाल ही में हमने ये पढ़ा था कि सित्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल जीता है, डेविडोविच फोकिना को हराकर। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 के लिए विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन D रहेगा, IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा साल 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 2022 में इसका थीम है IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर।
वाइपो के बारे में जान लेते हैं। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है इसका हेडक्वार्टर्स। तो इसकी जो स्थापना है 14 जुलाई 1967 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग है और हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। Who was conferred with Champions of the Earth Lifetime Achievement Award? चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, डेविड एटनबर्ग। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। किसे? इंग्लिश ब्रॉडकास्टर, बायोलॉजिस्ट, नेचुरल हिस्टोरियन एंड ऑथर सर डेविड एटनबरो। तो इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है UNEP के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो डेविड हैं, इनकी कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जिनमें कि काफ़ी फेमस हैं, द ग्रीन प्लैनेट और अ प्लास्टिक ओशन। आपको जानना चाहिए जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये एक एनुअल अवार्ड्स प्रोग्राम है जिसमें कि जो इन्वायरमेंटल लीडर्स हैं गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी से, प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर से, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है। UNEP की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है और हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। इसका हेडक्वार्टर्स भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा। प्रसार भारती साइंड MOU विद पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ विच कंट्री? प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्जेंटीना। तो प्रसार भारती ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ अर्जेंटीना, जिसका नाम है रेडियो वाई टेलीविजन अर्जेंटीना RTA, इसके साथ एक MOU साइन किया है। और आपको जानना चाहिए प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशि शेखर वेम्पति हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और हाल ही में हमने ये भी देखा था कि प्रसार भारती ने एक OTT प्लेटफॉर्म है यप TV, इसके साथ भी MOU साइन किया है। नेम द इंडियन रेसलर who won the gold medal in the men's 57 kg category at Asian Wrestling Championship 2022। पूछ रहे हैं कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रवि कुमार दहिया। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये उलन बाटर मंगोलिया में हुई है और इसमें इंडिया ने टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। फ्री स्टाइल की हम बात कर रहे हैं, 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार दहिया, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 57 kg कैटेगरी में। इन्होंने कजाकिस्तान के रेसलर राखत कलजान को हरा है। आपको बता दें, दहिया अब ये इंडिया के फर्स्ट एवर 3 टाइम एशियन रेसलिंग चैंपियन बन गए हैं। इनके अलावा दीपक पुनिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 86 kg कैटेगरी में और विक्की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 92 kg कैटेगरी में। इनके अलावा अंशु मलिक ने 57 kg, राधिका ने 65 kg इनमें सिल्वर मेडल जीता है, जबकि मनीषा ने 62 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता है यदि हम विमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी की बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी मेडल, 17 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ा था कि 5 मेडल जीते हैं किसने? जो इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर पूछे जाए कि इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर्स ने कितने मेडल जीते तो आंसर होगा 5। ओवरऑल रेसलिंग में कितने मेडल जीते? आंसर होगा 17। ठीक है, तो हम दोनों ही तरह से MCQ कर चुके हैं। Total enrollments under Atal Pension Yojana have crossed 4.01 crore as on March 2022. The scheme was launched on which date? पूछ रहे हैं कि मार्च 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 4.01 करोड़ को पार कर गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 9 मई 2015। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ये न्यूज़ आई है निकल कर कि मार्च 2022 में अटल पेंशन योजना में जो टोटल एनरोलमेंट्स हैं ये 4.01 करोड़ को पार कर गए हैं, यानी कि जो सब्सक्राइबर हैं इस योजना के वो 4 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। आपको जानना चाहिए अटल पेंशन योजना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, अभी भी पूछी जाती है, इसे लॉन्च हुए इतने साल हो गए हैं पर अभी भी इससे क्वेश्चन बनता है।
अटल पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है जिसको 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करने वाले लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है पेंशन के रूप में। लॉन्च तो इसको 9 मई 2015 किया गया था और ये ऑपरेशनल कब हुई? 1 जून 2015 से। ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा। यहाँ से MCQ बन जाता है। आपको बता दें, कोई भी इंडियन सिटीजन हो जो 18 से 40 साल के बीच का हो और बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में उसका सेविंग्स बैंक अकाउंट हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है, इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो अटल पेंशन योजना के तहत जो सब्सक्राइबर है उसको कम से कम 1000 से 5000 पर मंथ के बीच में सैलरी मिलती है 60 साल होने पर। ठीक है, 60 साल से फिर उसको ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यदि उस सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए तो उसकी पत्नी या फिर पति जो भी है उसको वो पेंशन मिलती है, और यदि दोनों की डेथ हो जाए फिर जो टोटल फंड उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो नॉमिनी को मिल जाता है। एक तो आप इसमें एज याद रखेंगे और किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ये याद रखेंगे, ऑपरेशनल कब से हुई ये याद रखेंगे और लॉन्च कब हुई थी ये भी आप याद रखेंगे। बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है ये। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2.0 ऑर्गेनाइज्ड इन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह में आयोजित डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, न्यू दिल्ली। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डेफ कनेक्ट 2.0 इसको इनॉग्रेट किया है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX DIO के द्वारा न्यू दिल्ली में। साथ ही राजनाथ सिंह ने यहाँ पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 6th एडिशन भी इनॉग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए जो ये इवेंट है इसमें जो इनोवेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन सभी को जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है। जो ये IDEX है यानी कि जो आपका ये है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में लॉन्च किया गया था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कब लॉन्च किया गया था। India defeated which country in compound men's team final to win the gold medal in the archery World Cup stage 1 at Antalya, Turkey? भारत ने तुर्की के अंटाल्या में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में कंपाउंड पुरुष टीम के फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, फ्रांस। तो देखिए, अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी, इनकी जो कंपाउंड टीम रही है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में जो कि एंटालिया टर्की में आयोजित हुआ है। और किसको हराया इन्होंने फाइनल में? फ्रांस की टीम को। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 25 to 30 अप्रैल 2022। तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा 25 से 30 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपको जानना चाहिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं और हाल ही हमने ये भी देखा था कि 9 से 11 मार्च 2022 के बीच में जो ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली है, इसने जो है एग्रीकल्चर फेयर भी ऑर्गेनाइज किया था और इसका थीम रहा था तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल? आदित्य बिरला कैपिटल के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, विशाखा मूल्य। तो देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने विशाखा मूल्य को नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है आदित्य बिरला कैपिटल की। आपको जानना चाहिए ये अजय श्रीनिवासन को रिप्लेस करेंगी। सिडबी हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल नोट फॉर ₹600 करोड़ असिस्टेंस टू महाराष्ट्र। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है, असिस्टेंस टू विच स्टेट टू रिवाइव ITIs पॉलिटेक्निक्स। सिडबी ने ITIs पॉलिटेक्निक को पूर्व रूप में लाने के लिए किस राज्य को 600 करोड़ रुपए की सहायता के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महाराष्ट्र।
तो देखिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि सिडबी, इसने महाराष्ट्र में जो भी आईटीआईज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, उनको रिवाइव करने के लिए, ठीक है, या फिर उनको अपग्रेड करने के लिए 600 करोड़ रुपए का जो है फंड अप्रूव कर दिया है। तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। एज पर द नीति आयोग्स ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, all metropolitan cities with a population above dash will be prioritized for development of battery swapping network under the phase 1। नीति आयोग की मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार चरण 1 के तहत बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए कितने से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 40 लाख। तो देखिए गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग, इन्होंने ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इसको रिलीज़ किया है, यानी कि एक ड्राफ्ट लॉन्च किया है, एक रूपरेखा उसकी तैयार की है जो भी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है उसके बारे में। बैटरी स्वैपिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पर बात हो रही है, जो 2 व्हीलर हैं और 3 व्हीलर्स हैं इन सभी की। तो बैटरी स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज हो चुकी है बैटरी, उसको व्हीकल में से हटाया और दूसरी जो चार्ज बैटरी है उसको उसमें फिट कर दिया। तो इससे क्या होगा? टाइम बचेगा। ये नहीं कि व्हीकल खड़ा है और वो चार्ज हो रही है आपकी बैटरी, तो इससे टाइम बचता है। बैटरी डिस्चार्ज हुई, इसको हटाया और उसके बदले दूसरी जो चार्ज बैटरी है उसको लगा दिया। माफ़ कीजिएगा। तो देखिए इसमें ये कहा है नीति आयोग ने अपनी बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से अबव है, उनको फेज़ 1 में जो है हम कंसिडर करेंगे, यानी कि वहाँ पर जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सेकंड फेज़ में जो भी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे स्टेट कैपिटल्स हैं, यूटी हेडक्वार्टर्स हैं, और जो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, उनको हम कंसिडर करेंगे फेज़ 2 में। RBI has extended the guidelines on legal entity identifier (LEI) to large borrowers of NBFCs and primary urban cooperative banks. How many digits are there in LEI number? RBI ने NBFC और प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों UCB के बड़े उधारकर्ताओं के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता यानी कि LEI दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। आपको बताना है जो ये LEI है इसमें कितने अंक होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 20। तो देखिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोई नया शब्द नहीं है, पहले हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, एक अलग से लेक्चर ही पढ़ा था। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं और जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसके जो लार्ज बोरोवर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा उठाया हुआ है, तो उनके लिए भी अब लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी कि LEI ये होना ज़रूरी है। इस तरह की बात RBI ने कही है। तो देखिए जो नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं, नॉन इंडिविजुअल बोरोवर्स मतलब किसी ग्रुप ने पैसा लिया है, ठीक है, या फिर जॉइंट अकाउंट है उसने पैसा उठाया है, किसी कंपनी ने पैसा लिया है, ठीक है, तो 5 करोड़ या इससे अधिक का यदि उनके पास जो उनके अकाउंट में बैलेंस है तो उनके पास ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये नंबर उनके पास होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बोरोवर्स हैं जिनके पास 25 करोड़ रुपए तक हैं उनके अकाउंट में, उनको भी जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये जो नंबर है ये 30 अप्रैल 2023 तक उनके पास होना चाहिए। बाकी आप जानते हैं कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ये 20 डिजिट नंबर है एंड इट इज़ यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। As per the 2022 edition of the Chirag Genov India SaaS report, the Indian SaaS industry is set to clock in $100 billion in revenues by which year? चिराग जिनोवा इंडिया SaaS रिपोर्ट 2022 संस्करण के अनुसार भारतीय SaaS उद्योग किस वर्ष तक $100 अरब का राजस्व प्राप्त करने के लिए तैयार है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 2026। तो देखिए इंडियन SaaS इंडस्ट्री ये 2026 तक इसका जो रेवेन्यू है ये $100 बिलियन तक हो जाएगा, ऐसा कहा है चिराग जिनोव इंडिया SaaS रिपोर्ट ने, जिसका टाइटल है इंडिया SaaS पंचिंग थ्रू द ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में भारत
जो है चाइना को पीछे करके सेकंड लार्जेस्ट SAS नेशन बन जाएगा। SAS काफ़ी चर्चा में रहता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जो SAS इंडस्ट्री है या फिर SAS कंपनीज है, इसका मतलब क्या होता है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, उनको बोलते हैं SaaS। एंड दीज बिजनेसेस क्रिएट, डेवलप, होस्ट एंड अपडेट द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। अपने आप ही उस प्रोडक्ट को बनाती हैं, डेवलप करती हैं, होस्ट करती हैं और अपडेट करती हैं। ठीक है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन का काम जो जिनके पास होता है वो। वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मलेरिया दिवस 2021 किस दिन? वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मलेरिया दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 25। तो देखिए विश्व मलेरिया दिवस ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और सबसे पहले साल 2008 में इसको मनाया गया था। 2022 में इसका थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। बाकी आप जानते हैं कि मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा फैलता है, यानी कि इसका जो रीज़न है, जो कोज है वो ये है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और ये जो पैरासाइट है ये ह्यूमंस में जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज़ है उसके काटने से फैलता है। बाकी आपको जानना चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, 21 अप्रैल 2021 को, ये 2021 का है ना यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर मैंने वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 जो है लिख दिया गलती से। देखिए 21 अप्रैल 2021 को WHO ने E2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये है कि इन्होंने WHO ने कुछ 25 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई की थी और ये रखा था कि 2025 तक यहाँ पर जो मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है उसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया जाए कि E2025 इनिशिएटिव किससे संबंधित है, तो यदि ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहे हैं तो आंसर होगा WHO। यदि किसी डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो होगा एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे E2025। इसी तरह से एक E2020 भी आया था, उसमें भी जो है यही टारगेट था 2020 तक। उन्होंने कुछ कंट्रीज़ 21 कंट्रीज सेलेक्ट की हुई थी जहाँ से मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है उसको रोक देना काफ़ी हद तक या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर देना, ये टारगेट था। SBI Cards has expanded partnership with which company to transform customer onboarding experience? SBI Cards ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग अनुभव को बेहतर करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी का विस्तार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है TCS। तो देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS, इसकी और SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की पहले से पार्टनरशिप है, अब इसको और भी जो है एक्सपेंड कर दिया गया है। तो जो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैं, इसकी जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो है TCS मदद करेगा। SBI कार्ड की बात करें तो MD एंड CEO राम मोहन राव हमारा है, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। बाकी TCS के बारे में तो आप जानते हैं, MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। द साइक्लोपियन वॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज बिहार। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑक्सफैम इंटरनेशनल लोकेटेड? आंसर इज नैरोबी, केन्या। इन विच स्टेट द पाना संक्रांति या महाविषुवा संक्रांति वॉज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर इन अप्रैल 2022? आंसर इज Odisha. International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace is celebrated on April 24. What is the age till which the Chief of Defence Staff of the Indian military can continue in office? Answer is 65 years. और आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। Meet K. Varghese from Kerala who has a penchant for collecting pens. तो यहाँ पर हमारा शब्द है पेंशेंट। अच्छा, जो ये पेंशेंट है ना, इसको अमेरिकन इंग्लिश में पेंशेंट बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं पानशाह। ठीक है, तो ब्रिटिश में पानशाह और US जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें बोलते हैं इसको पेंशेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ की ओर अत्यधिक झुकाव, लाइकिंग। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लाइक करते हैं उसको बोलते हैं पेंशेंट। जैसे पेंशेंट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, वो कोई व्यक्ति है वो क्लासिकल म्यूज़िक ही सुनता है, कोई है वो हिप हॉप म्यूज़िक ही सुनता है, तो इसका मतलब क्या है? वो लाइक करता है उस चीज़ को सुनना। इसका मतलब हिज
पेंचेंट फॉर क्लासिकल म्यूजिक या फिर हिप हॉप म्यूजिक। पेंचेंट के बाद फोर लगेगा, तो इस तरह से आ जाता है। पेंचेंट ऑफ भी आ जाता है ना, उसमें एरर आपको बताना होता है, तो यहाँ पर ऑफ ना आकर पेंचेंट फोर आएगा। जैसे यहाँ पर देखें, अ लाइकिंग फॉर, एन एन्जॉयमेंट ऑफ, और अ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे आप देखें, अ पेंचेंट फॉर मेलोड्रामा, स्कीइंग, एक्सोटिक क्लॉथ्स, है ना। किसी किसी को होता है कि मुझे रेड शर्ट अच्छी लगती है, तो आप कह सकते हैं आई नो हिज पेंचेंट फॉर रेड शर्ट। मैं जानता हूँ उसकी जो रेड शर्ट के प्रति जो उसकी झुकाव है उसको मैं जानता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर पेंचेंट फॉर डिसअपियरिंग फॉर डेज एट अ टाइम वरीज हर फैमिली। तो देखिए क्या कह रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि कई दिनों तक जो वो गायब रहती है ना, वो उसकी फैमिली को जो है काफ़ी वरी करता है। तो यहाँ पर लिखा है, हर पेंचेंट फॉर डिसअपियरिंग फॉर डेज, कई दिनों तक गायब रहने की जो उसकी आदत है, जो वो आदत जो उसे अच्छी लगती है, उसकी पेंचेंट है, उसकी लाइकिंग है, वो उसकी फैमिली को जो है काफ़ी निराश करती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि माई पेंचेंट फॉर मैंगोज ड्यूरिंग समर्स, है ना। समर्स के टाइम पे मेरी जो लाइकिंग है मैंगोज़ के लिए, यानी कि मुझे बहुत पसंद है, मेरा झुकाव हो जाता है एकदम कि बस मुझे मैंगो चाहिए ही चाहिए, मैं खूब मैंगो खाता हूँ समर के टाइम। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, पेंचेंट बोल रहे हैं। माई पेंचेंट फॉर मैंगोज ड्यूरिंग समर्स इज़ वेल नोन, है ना, जग जाहिर है। गर्मियों के टाइम में मैंगो के लिए जो मेरी लाइकिंग है वो जग जाहिर है, वो सबको पता है। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। संतोष ट्रॉफी इज अ टूर्नामेंट प्लेड इन विच स्पोर्ट, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, इंटरनेशनल Chernobyl disaster remembrance day is observed on which day, NPCI International Payments Limited has announced that Bheem UPI is now live at Neopay terminals across which country, Exploration and Production Major Oil India Limited has commissioned India's first 99.999% pure green hydrogen plant in which state। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।